दोस्तों नमस्कार। कल रात दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंच चुकी थी, गोवा घूमने के लिए गई हुई थी और साथ में थे उनके जोकर पति रणवीर सिंह। वही रणवीर सिंह जो तरह तरह के अजीबो गरीब कपड़े पहनकर मीडिया में छाए रहते हैं। वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि उसे देखने के बाद गली के कुत्ते भी अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए भौंकने लगते हैं, उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन कल रणवीर सिंह को जब साधारण कपड़ों में देखा गया तब जाकर ये पता चला कि लॉकडाउन में वाकई बहुत सारी चीजें सुधर चुकी है। आज एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछताछ करने वाली है, तो उनके पति रणवीर सिंह ने एनसीबी को रिक्वेस्ट किया था कि दीपिका पादुकोण से जब पूछताछ आप लोग कर रहे हो तब मैं भी वहां पर रहूं, इसकी परमिशन मुझे दे दी जाए। तो एनसीबी ने भी कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं, आप आओ, एनसीबी दफ्तर के बाहर रोड पर खड़े रहो, गुप्ता की दुकान से चाय समोसे खाते रहो, अपना टाइम पास करते रहो और अपने घर से वो तरह तरह के जो अजीबो गरीब कपड़े तुम पहनकर घुमा करते हो उसे पहनकर मुंबई की सड़कों पे थोड़ा चहलकदमी करते रहो, तो मुंबई की जनता का जो एंटरटेनमेंट है वो होते ही रहेगा। लेकिन तुम्हें एनसीबी ऑफिस के अंदर आने की अनुमति नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारी पत्नी दीपिका पादुकोण अगर तुम्हारा भी नाम ले लेती है कि तुम भी ड्रग्स लेते हो तो तुम्हें भी 2 दिन के बाद यहाँ पर पूछताछ के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप जरा भी चिंता मत करो, आपको दीपिका पादुकोण के साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिसे बुलाएंगे एक सरकारी कायदे कानून के तहत सिर्फ उसी से पूछताछ की जाती है, बाकी वहां पर किसी को आने की कोई अनुमति नहीं होती है। दूसरी तरफ रकुलप्रीत सिंह, जब एनसीबी ने उन्हें मेल किया कि आओ तुमसे भी पूछताछ करनी है, तब रकुलप्रीत सिंह इस तरह से दिखा रही थी कि जैसे उन्हें कोई मेल मिला ही नहीं है, कोई समन मिला ही नहीं है। तो बड़ी शांति से बैठी हुई थी। लेकिन एनसीबी ने जब अपनी नकेल कसी रकुलप्रीत सिंह के ऊपर, तब रकुलप्रीत सिंह भागे भागे एनसीबी दफ्तर पहुंच गई अपना जवाब देने के लिए। तो वहां पहुंचते ही रकुलप्रीत सिंह ने ये कहा कि मैं ड्रग्स कभी नहीं लेती हूं और ना कभी जिंदगी में लूंगी। मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ में नहीं रहते हैं, इसलिए रिया चक्रवर्ती को जब भी ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ती थी तब रिया चक्रवर्ती मेरे पास से ड्रग्स लेकर जाया करती थी और ये जो सारा ड्रग्स मेरे घर से पकड़ा गया है वो रिया चक्रवर्ती का है, क्योंकि ये सारे ड्रग्स का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती करती हैं। जबकि खबर ये आई थी कि रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती ये तीनों बहनें साथ में बैठकर एक साथ ड्रग्स के मजे लिया करती थी। यहाँ तक कि रकुलप्रीत सिंह ने यह भी कहा कि करण जौहर के घर पर जो पार्टी हुई थी ड्रग्स वाली, उसमें कौन कौन से सितारे आए थे और किस किस तरह के ड्रग्स लिए गए थे उसकी जानकारी भी मुझे है, वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। दूसरी तरफ करण जौहर ने ये कहा है कि मैंने आज तक किसी भी तरह के ड्रग्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मेरे घर पर मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं, मैंने 2019 में भी यही दोहराया था कि मेरे घर पर किसी भी तरह की कोई ड्रग्स की पार्टी नहीं हुई थी। तो बार बार मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश न करो। कई सारे प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये सभी मिलकर मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे घर पर ड्रग्स पार्टी हुई थी जिसमें दीपिका पादुकोण, जोया, शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी, ये सभी के सभी लोग और मलाइका अरोरा, मलाइका भोजी को कैसे भूल सकते हैं, तो ये लोग भी वहां पर ड्रग्स की जो पार्टी हो रही थी उसमें अवेलेबल थे। लेकिन ये ड्रग्स पार्टी मेरे घर पर नहीं हुई थी, ऐसा करण जौहर ने कह दिया है। करण जौहर ने ये इसलिए कहा है क्योंकि करण जौहर भी अब सभी सितारों से कन्नी काट रहे हैं कि कहीं इनके चक्कर में मैं भी ना फंस जाऊं। हाँ, ये बात अलग है कि ये बात भी निकल कर आई थी कि जो उनके घर पर ड्रग्स पार्टी हुई थी जिसकी शूटिंग हो रही थी मोबाइल कैमरे पर, वो करण जौहर ने ही निकाली थी। तो कहने का मतलब यह है कि करण जौहर अपने घर पर ड्रग्स की पार्टी तो रख सकते हैं लेकिन वो ड्रग्स लेते नहीं है, वो ड्रग्स सिर्फ लोगों को देते हैं कि लो भाई लो और अपनी दुनिया में खो जाओ। करण जौहर का तो यहाँ तक कहना है कि वो क्षितिज रवि प्रसाद और अनुभव चोपड़ा को जानते तक नहीं है, जबकि फिल्मी दुनिया के लोगों का ये कहना है कि ये दोनों करण जौहर के बेहद करीबी हैं। चलिए, ये तो रहा करण जौहर का बयान। दूसरी तरफ कौन मीडिया ने भी ये जवाब दे दिया है कि दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर को हम ड्रग्स प्रोवाइड किया करते थे जब भी उन्हें जरूरत होती थी। यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ था जिसमें 37 लोग थे और इन 37 लोगों में
कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बाकी जो सेलिब्रिटीज थे, ये सभी के सभी उसमें एडेड थे। और ये लोग जो सारी ड्रग्स की बातें हुआ करती थी, ये सभी ड्रग्स की बातें उसमें हुआ करती थी। किसको किस तरह की ड्रग्स चाहिए, वो सारी जो ड्रग्स की फैसिलिटी थी वो कौन मीडिया इन्हें प्रोवाइड कर दिया करती थी। एक बात और कहूंगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड का नाम सुशांत सिंह राजपूत मामले में और ड्रग्स के मामले में इतना खराब हो चुका है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि दोबारा कभी इनका नाम सही भी हो सकेगा। क्योंकि जिस तरह से चांद पर धब्बा होता है, ठीक उसी तरह से बॉलीवुड के ऊपर एक धब्बा लग चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे बॉलीवुड माफिया का हाथ है। और ड्रग्स लेने वाली जो बात है वो तो हम सभी देख ही रहे हैं उसकी कहानी। लेकिन फिर भी उसके बाद ये अपनी आदतों से मजबूर नहीं आ रहे हैं। रवि किशन जी ने एक बयान दिया था कि बॉलीवुड में बहुत सारी गंदगी फैल चुकी है, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जो है वो ड्रग्स जैसी खराब चीजों में लिप्त होकर अपना जीवन समाप्त ना कर दे, अपना जीवन बर्बाद ना कर दे। इसके लिए बॉलीवुड में ड्रग्स का जो है वो पूर्णतः सफाया होना चाहिए। अब इस बात से जया बच्चन ने यह कह दिया था कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जया बच्चन ये भूल गए कि जो थाली की बात कर रही हो तुम, वो थाली तो अब छलनी बन चुकी है। जिस छलनी में रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाता, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और न जाने कितने कितने 150 से भी ज्यादा कलाकारों के नाम आ चुके हैं, तो अब तो उसे थाली कहने की जरूरत भी नहीं है, वो तो छलनी बन चुकी है। जबकि रवि किशन जी ने ये कह दिया था कि बॉलीवुड में मुझे किसी ने भी थाली नहीं दी है, मैंने मेरी थाली खुद की बनाई हुई है, मेरी मेहनत की बनाई हुई है। और ठीक ऐसी ही बात कंगना रनौत ने भी कही थी कि उनकी थाली उन्होंने खुद ही बनाई है। तो बात ऐसी है कि रवि किशन के पास बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में थी जो आने वाले समय में जिसकी शूटिंग होने वाली थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि बॉलीवुड की माफिया गैंग ने रवि किशन को इन सभी फिल्मों से निकालकर साइड कर दिया है। तो ये कितना घिनौना काम है और कितना गिरा हुआ काम है, ये बॉलीवुड ने यहाँ पर दिखा दिया है कि तुम्हारे ऊपर जो भी आवाज उठाएगा उसे तुम निकालकर बाहर फेंक दोगे। लेकिन तुम सभी रवि किशन को बॉलीवुड की फिल्मों से निकाल दो, इस बात से रवि किशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि रवि किशन आज के दौर में बहुत बड़े नेता बन चुके हैं और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। उन्होंने ऑलरेडी अपने जीवन में 600 से ज्यादा फिल्में कर ली है, उनका एक अलग नाम है। अब वो अपनी बाकी की जिंदगी, 50 की उम्र तो पारी कर चुके हैं, बाकी की जिंदगी वो राजनीति की दुनिया में निकालेंगे और पैसे की तो उन्हें कोई कमी नहीं है। तो तुम्हारी 2 करोड़ की बॉलीवुड की फिल्मों में छोटे छोटे रोल देकर तुम रवि किशन को निकाल दोगे तो इससे रवि किशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि जो तुम फिल्में बनाओगे बॉलीवुड वाले, वो फिल्में बनती हैं कि नहीं बनती हैं, ये अभी संशय का मामला है, संदेह का मामला है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये फिल्में बन जाती हैं तो उसे देखेगा कौन? क्योंकि देश की जनता तो तुम्हें हर रोज गालियां दे रही है, वो भी झोला भर भर कर गालियां दे रही है। अमिताभ बच्चन भी अपनी तरफ से हर रोज कोई ना कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या वो संडे के दिन जो अपने घर के बाहर यूं ऐसे हाथ हिलाया करते थे, कैसे हो मेरे दोस्तों, हेलो दोस्तों, क्या वो सारे जो फैंस थे वो अभी भी मेरे घर के बाहर आकर हाथ दिखाएंगे और मैं उनको इस तरह से हाथ दिखाऊंगा? तो वो दौर बदल चुका है। आप अमिताभ बच्चन की जो सोशल मीडिया की पोस्ट है, अगर आप उसमें जाकर देखोगे तो इतनी सारी गालियां पड़ती हैं अमिताभ बच्चन को जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अमिताभ बच्चन कितनी भी कोशिश कर लें अपनी इमेज सुधारने की, अब उनकी भी इमेज खराब हो चुकी है। देखिए, जिन लोगों को पूरा देश हीरो मानता था उनके पीछे कौन पड़ा है? सीबीआई, ईडी, एनसीबी, एनआईए सब मिलकर काम कर रहे हैं और सब मिलकर पूछताछ कर रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं है जब बॉलीवुड के पीछे एटीएस भी हाथ धोकर पीछे न पड़ जाए। तो ऐसा हो सकता है और मुझे तो लग रहा है आने वाले दौर में ये हो सकता है। तो इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।